होप मैं लाइव हूँ। आप सभी को नमस्कार। क्योंकि थोड़ी सी देर हो चुकी है तो मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी जो कि मुझे लगता है हर लाइव में कुछ ना कुछ हो ही जाती है। खैर, अभी हम आमने सामने हैं और आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं। हाँ, मुझे लगता है आप लोग तेजराज दिखे हैं मुझे। हेलो, आप सभी को नमस्कार फिर से। और मैं कोशिश कर रही थी कि लैपटॉप से कनेक्ट हो जाए, पर कुछ प्रॉब्लम्स मुझे आ रही थी, तो फाइनली फिर मैं मोबाइल पर आ गई हूँ। मुझे लगता है मैं मोबाइल फ्रेंडली ज़्यादा हो गई हूँ। क्या आप सभी मुझे देख पा रहे हैं? क्योंकि बीच में फिर से एक बार डिस्कनेक्ट हुआ था। क्या अब ठीक है? क्या आप ठीक है? आवाज़ यहाँ से फुल है। अर्पण जी, आवाज़ यहाँ से फुल है। जी, थैंक यू। तो आज जैसे कि हमारी बात होनी है मेरी कविताओं पर। और मुझे खुशी है कि अभी भी लोग जो है कविताएं सुनना चाहते हैं। हालांकि मुझे बहुत शर्म आती है कि मैं कविताएं सुनाती हूँ तो मुझे कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन जब ऐसे आग्रह आते हैं कि आप कविता सुनाइए तो खुशी भी मिलती है कि ऐसे लोग हैं जो सुनकर उससे कनेक्ट होते हैं। तो मैं कुछ अपनी कविताएं मैंने चुनी है जो मैं आज आप लोगों के साथ साझा करने वाली हूँ। और उसमें से पहली कविता जो मैं सुनाने जा रही हूँ आपको, वो है स्मृतियों का एक पूरा जंगल उगाया है मुझ में, एकदम ताजा और उतनी ही हलचल भरा जितना कोई निराश प्रेमी हो सकता है अपने एकांत के क्षणों में। जितने मूर्त हो सकते हैं परजीवी मृत त्वचा पर, और जितने अमूर्त हो सकते हैं वैलेंटाइंस डे के हमारे प्रगाढ़ चुंबन। एक आदमकद आईने में एक बार खुद को देखा था बहुत गौर से। देखते देखते मालूम हुआ कि मुझ में सीढ़ियां हैं बहुत से दुखों की, जिनके दैत्य मुझे ना कोई सांत्वना देते हैं, ना चांदनी की शीतल चाशनी। इसीलिए मैं डूबती जाती हूँ अपनी उत्तेजना के कवच में, ठंडी होती जाती हूँ बर्फ के फूल की तरह। मेरे जिस्म पर उगी आंख भी स्वप्न में खून बहाती है, और वो जम जाता है मेरी गर्म मुट्ठियों में। मेरा स्वप्न नायक मार्क्स की विचारधारा में औंधे मुंह गिर कर लहूलुहान है। किसी प्राचीन लड़ाई का अंत वह टुकड़ों में करना चाहता है, बुद्धम शरणम गच्छामि के खंडरों में भटकते हुए। एक पल एक पल रुक कर मैं देखती हूँ उसी आदमकद आईने में, जब लॉन्ग वॉक हॉक स्ट्रीट पर पहली बार और बेपरवाह हुए मेरी सहमी पीठ पर तुम्हारे हाथों की कंपन ने मेरी आत्मा को बेतरतीब किया था। उस कंपन की आंखें अभी तक नहीं झपकी हैं। इसमें असीमा, हेलो सीमा। सीमा लिख रही हैं कि वॉल्यूम थोड़ा तेज करें। वॉल्यूम यहाँ से फुल है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं आवाज़ मेरी पूरी आ रही। बहुत कम आ रही है क्या? सीमा मुझे बताएं।
सीमा, आवाज बहुत कम आ रही है क्या? कृपया मुझे बताएं। जी, थैंक यू। तो मैं ये कहना चाह रही थी। जी। मैं अपनी पूरी आवाज में ही हूँ अर्पण जी। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि कविता पर हम क्या बात करें। अम, मुझे लगता है कि हर इंसान के लिए, हर लेखक के लिए कविता का अपना यथार्थ है, अपना सत्य है। अपनी सच के हिसाब से वो अपनी कविता के जीवन में, कविता की दुनिया में प्रवेश करता है। इसी तरह से हर इंसान करता है। मुझे नहीं लगता कि एक की स्थिति दूसरे की स्थिति से कभी मिलती है। हाँ, ये ज़रूर है कि सबके भाव, सबकी संवेदनाएं और सबका अ, भाव जगत जैसे कह लें कि एक हो सकता है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न होती है। तो कई बार हम जैसे बोलते हैं कि कई बार हम जैसे बोलते हैं कि उसकी शैली अलग है, इसने इस तरह के बिंब इस्तेमाल किए हैं। तो ये सबका अपना तरीका है, सबका अपना हिसाब है। मैं कई बार सुनती हूँ कि इनके बिंबों में वो बात नहीं है या इनके बिंबों में वो बहुत खास बात है। पर मुझे लगता है कि जब तक आप उस दायरे में नहीं पहुंचेंगे जहाँ पर कवि बैठकर लिखता है, अपनी संवेदना को रचता है, तब तक आप किसी के भी किसी के भी बारे में, किसी भी लेखक, किसी भी कवि के बारे में उसका पूरा सच नहीं जान सकते। सच की बहुत सारी परतें होती हैं। अभी जैसे मैंने देखा कि पिता फादर्स डे था, तो पिता पर बहुत सारी कविताएं फेसबुक पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर नजर आईं। उनके कितने भाव थे। अब कई बार मैं ये भी सोचती हूँ कि एक तरफ हम पितृसत्ता को लेकर इतना बात करते हैं, इतना विमर्श चलता है। दूसरा, ये वही है जिसका गुणगान भी हम करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लूप्स हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। मुझे जैसे जी। तो अब मुझे लगता है कि कविता पर भी धीरे धीरे आगे आना चाहिए हमको। मैं अब दूसरी कविता सुनाती हूँ आपको। मुझे किसी ने मैसेज किया था कि ऊंट वाली कविता सुनाइए, तो मैं, जिन्होंने मैसेज किया था, ये आपके लिए और आप सबके लिए भी ये कविता है, ऊंट वाली। क्योंकि शीर्षक नहीं होते तो मुझे फिर ऐसे ही संदेश आया था कि ऊंट वाली कविता सुनाइए, तो ये वो है। पिछली रात वही कम उम्र ऊंट मार दिया गया, जिसके जीवित रहते कोई उसकी घुंघरू जैसी कोमल आवाज कभी नहीं सुन पाया। कोई उसकी पिछली रात वही कम उम्र ऊंट मार दिया गया, जिसके जीवित रहते कोई उसकी घुंघरू जैसी आवाज कभी नहीं सुन पाया। वह बख्शा गया था उन नारों की दहकती अग्नि से, जिसकी रेतीली सराहना रोशनीहीन थी। जो जबाने उसके कंध समान मांस को अपनी ऐन्द्रिक तंद्रा में चख पाने का रिवाज खोज रही थी, वह एक सहज आनंद तो कभी नहीं था। वहां औरतों के झुंड में अपनी पीढ़ियों पुरानी चक्की के पास सबसे पीछे खड़ी मैं रो रही थी। इसलिए नहीं कि अब एक उत्सव होगा आनंद का, इसलिए भी नहीं कि जब खुरदरी लकड़ियां स्वाहा होकर अपना अस्तित्व त्याग रही होंगी, तो लोग उसके चारों तरफ मादक नृत्य कर रहे होंगे। मेजों पर नए काढ़े गए मेजपोश बिछेंगे और जौ की शराब व्यंजनों के साथ परोसी जाएगी। बल्कि इसलिए क्योंकि बढ़ते प्रकाश में किसी ने नहीं देखा था उस रोज मादा ऊंट को संसर्गरत होते, ना किसी ने यह देखा कि उसकी उष्ण देह के गर्भ में एक सितारा बिखर गया है। प्रिया, मैं पूरी, जितनी मेरी आवाज़ है मैं उतना उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता आवाज़ कम क्यों आ रही है, और मैं मोबाइल के काफ़ी क्लोज भी हूँ। वॉल्यूम हाई है बिल्कुल।
वॉल्यूम बिल्कुल हाई है, साउंड मुझे लग रहा है यहाँ से सब ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम है वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। तो आपको मुझे तो कम आवाज़ में ही झेलना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। हेलो ज्योति। विपिन हेलो। ईयरफोन लगाऊं? ईयरफोन ईयरफोन लगाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसकी भी तैयारी मैंने नहीं की थी। क्या अब आवाज़ आ रही है मेरी? क्या अब मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? आप कोई प्लीज़ मुझे बताएं कि अब मेरी आवाज़ ठीक आ रही है तो हम आगे बढ़ें। हाँ, तुम्हारा तुम्हारा जो सजेशन था वो काम कर गया विपिन। जी हाँ, मुझे पहले ही इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए थी। तो पहले तो ये बताइए आप सब लोग कैसे हैं और मौसम कैसा है आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ तो अभी थोड़ी देर के लिए आंधी आई थी और बहुत ज़बरदस्त वाली आंधी आई थी। और आप सब लोग कैसे हैं पहले ये तो बताइए। और आप जिस जिस शहर में हैं वहाँ का मौसम कैसा है और आपके घर में सब लोग कैसे हैं और आप सब लोग भी अपना ख्याल रख रहे हैं कि नहीं? तुम तो मेरे ही पास की हो विपिन। जी बहुत अच्छा। आप ठीक हैं तेजराज, सीमा, प्रिया, ज्योति? चेन्नई हॉट एंड ह्यूमिड। हाँ सीमा, बारिश हो रही है। कहाँ पर आप सीमा, कहाँ पर रहती हैं? यहाँ हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है। आप सभी को भी नमस्कार। बंकिम जी आपको नमस्कार। मैं अब जितने इन यहाँ लोग, अनुरोध है कि कविता भी पढ़िए उसे प्लीज़ दोबारा। ऊँट वाली कविता प्रिया, ऊँट वाली कविता दोबारा सुननी है आपको? अच्छा लखनऊ में है सीमा। अच्छा दोबारा सुनाओ मैं ऊँट वाली कविता। चलिए सुना देती हूँ स्पेशली आपके लिए। पिछली रात वही कम उम्र ऊँट मार दिया गया जिसके जीवित रहते कोई उसकी घुंघरू जैसी कोमल आवाज़ कभी नहीं सुन पाया। वह बख्शा गया था उन नारों की दहकती अग्नि से जिसकी रेतीली सराहना रोशनीहीन थी। जो ज़बानें उसके कंध समान मांस को अपनी ऐंद्रिक तंद्रा में चख पाने का रिवाज खोज रही थी, वह एक सहज आनंद तो कभी नहीं था। वहाँ औरतों के झुंड में अपनी पीढ़ियों पुरानी चक्की के पास सबसे पीछे खड़ी मैं रो रही थी। इसलिए नहीं कि अब एक उत्सव होगा आनंद का, इसलिए भी नहीं कि जब खुरदरी लकड़ियाँ स्वाहा होकर अपना अस्तित्व त्याग रही होंगी तो लोग उसके चारों तरफ मादक नृत्य कर रहे होंगे। मेज़ों पर नए काढ़े गए मेजपोश बिछेंगे और जौ की शराब व्यंजनों के साथ परोसी जाएगी, बल्कि इसलिए क्योंकि बढ़ते प्रकाश में किसी ने नहीं देखा था उस रोज़ मादा ऊँट को संसर्गरत होते। ना किसी ने यह देखा कि उसकी उष्ण देह के गर्भ में एक सितारा बिखर गया है। तो ये थी ऊँट वाली कविता। ये मुझे काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि ये पसंद आती है। आप लोगों को
एक ख़ास कविता पसंद आए तो ये किसी कवि के लिए बहुत सुंदर बात है। और जो लोग मुझे ये मैसेज करते हैं, स्पेशली इसके लिए मुझे कई बार मेल भी आ चुके हैं, मैं उन सबकी आभारी हूँ कि आपकी संवेदनाओं को मैंने कहीं छुआ, कहीं किसी स्मृति को छुआ। ये बड़ी बात होती है, एक उस तक पहुँच जाना, उसके एक अंश को भी छूना, किसी की संवेदनाओं को अंश को भी छूना एक बड़ी बात होती है। तो कविता के बारे में मैं बताऊँ, कविता लिखने का या कविता पढ़ने का या साहित्य लिटरेचर पढ़ने का लिखने का हमारे घर में बिल्कुल माहौल नहीं था, और किसी ने मुझे प्रोत्साहित नहीं किया, किसी ने मुझे किताबें गिफ्ट नहीं की। ये सब खुद ब खुद होता गया, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मेरी अपनी अंदरूनी इच्छा थी या एक चाह थी जो ये निकल कर सामने आई, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं 2-4 शब्द जैसे भी लिखती हूँ लिख पाती हूँ। और मुझे कई बार ये भी लगता है कि हमारे कई बार परिवार का, हमारे बाहरी संस्कारों का, हमारे सामाजिक परिवेश का हमारी कविता या कहानी या कला के साथ, हमारी कला के साथ कोई संबंध नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, हम लिखने की या डांस की या संगीत की, कई सारी कलाएं हैं, हमें ट्रेनिंग दी जाती है बचपन से, तब जाके हम एक पोजीशन हासिल करते हैं समाज में, कला जगत में। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, मुझे इवन किसी ने प्रोत्साहन भी नहीं दिया। थोड़ा सा मुझे दुख लगता है जब मैं देखती हूँ कि घर के लोग या आपके आसपास के लोग जो आपके साथ में रहते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं और आपकी चीज़ों को उस तरह से देखते हैं जैसे आप देखते हो, तो उन चीज़ों में निखार आता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे साथ ये दुख है मुझे कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लेकिन मैं खुद को अंदर से खुद को ही तसल्ली देती हूँ। और मेरे एक दोस्त हैं शैलेंद्र सिंह राठौर, उन्होंने जितना मुझे सपोर्ट किया है, उन्होंने जितना मुझे किताबें बताई हैं, उन्होंने जितना मेरी चीज़ों को पढ़ के उस पर अपनी राय दी है, मैं सच में उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। और शायद मैं उनकी बिना मैं आगे कभी नहीं बढ़ पाती। ये एक सच है, ये एक सच बात है। तो आगे चलते हैं, एक और कविता मैं सुनाती हूँ। यहाँ ना मुझे टाइम नहीं दिख रहा है, ये कविता जिन लोगों ने निर्मल वर्मा का उपन्यास लाल टीन की छत पढ़ा है, तो ये उसमें एक पात्र है काया। ये काया के लिए मैंने लिखी थी। तुम्हारे दक्ष हाथ जब मेरी परिपक्व देह में स्त्री खोज रहे थे, तो यह मेरी प्रीति के कई जन्मों की यात्रा थी। मैंने पहचाना तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी गति, तुम्हारा दबाव, तुम्हारी लय। हमारी मृदुल स्मृतियों में मैं एक भावपूर्ण नृत्यांगना थी और एक उपासक भी उस पहाड़ की जिस पर देवी का मंदिर था। प्रसाद रूप में अर्पित किए गेंदा पुष्पों और सिंदूर से मेरी आस्था कभी नहीं जुड़ी। मेरी आस्था थी देवी की नीली रहस्यमयी जीभ में। मेरी आस्था थी उसकी फैली बड़ी लाल जालों भरी आँखों में और उसके क्रोधित सौंदर्य में उठे पैर की विनाशक आभा में। महिषासुर, बलशाली भुजाओं वाला महिषासुर वहाँ अपनी अंतिम निद्रा में था। इस दृश्य का भय केवल तुम जानते थे और मेरी आस्थाओं को भी केवल तुम देख पाते थे। तब भी तुम्हारे हाथ दक्ष थे पतंग उड़ाने में, बेर तोड़ने में, संतरे छीलने में और प्रथम रक्तस्राव की असहनीय पीड़ा में बहे मेरे आंसू पोंछने में। आज भी तुम्हारे हाथ दक्ष हैं मुझ में एक स्त्री खोजने में। तो ये मैंने अपनी किताब में लिखा भी है, ये मेरी किताब है
और मैंने इसमें लिखा भी है निर्मल वर्मा के उपन्यास लाल टीन की छत की काया के लिए। काया का पात्र ऐसा है जिसे मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ। काया का भटकना, बचपन में उसका भटकना, मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं ही हूँ जो पहाड़ों पे घूम रही है। मैं अपनी छतों पे घूमती थी, अकेले में बातें करती थी, पत्तों से बातें करती थी। मेरी एक अलग ही दुनिया थी। कोई मेरे आसपास हो या नहीं हो, मेरी अपनी बातें होती थी, खुद से बातें होती थी, आसपास की निर्जीव चीज़ों से बातें होती थी, क्योंकि मेरी आस्था उनसे जुड़ जाती थी। पत्थर से भी जुड़ जाती थी, पौधे से जुड़ जाती थी, पंछियों से, किसी भी चीज़ से जुड़ जाती थी। तो मुझे बचपन में जो अकेलापन मिला, इन चीज़ों ने मेरा अकेलापन भरा। फिर शब्द निकलने लगे। वो शब्द रचना तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैंने शब्दों को समझना बहुत कम एज में शुरू कर दिया था। जब मैंने अमृता प्रीतम की एक रचना पढ़ी थी, पंजाब केसरी में आती थी शायद, हर वीकली आती थी, वो याद नहीं आ रहा मुझे कौन सी थी, लेकिन मैंने उन चीज़ों को, संवेदनाओं को, शब्दों को तब से समझना शुरू किया था। और धीरे 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 वो मेरे कॉलेज के टाइम तक वो छोटी छोटी कविताएं बनी, शनिकाएँ बनी, और फिर उसमें कुछ बाल गीत भी थे, छोटे छोटे थे। और फिर उसके बाद मैंने डायरी लिखनी स्टार्ट की, फिर उसके बाद कहानी लिखनी स्टार्ट की। इस तरह से एक लंबा सफ़र रहा, लेकिन मैं दिखाती कभी नहीं थी किसी को। और मैं शुरुआती जो मेरी कविताएं थी, मैंने पूरी डायरी जो बचपन से लेकर कॉलेज टाइम तक थी, मैंने डिस्ट्रॉय कर दी थी। एक टाइम पे मुझे इतनी झिझक होने लगी थी कि ये बाहर नहीं आनी चाहिए चीज़ें, कोई क्या सोचेगा, मैं कैसे सोचती हूँ, क्या लिखती हूँ, मैं कैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ। खैर, ये इसलिए था क्योंकि मेरे घर का माहौल इस तरह का नहीं था। उन चीज़ों से बचने के लिए मैंने अपनी चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया। उनमें से मुझे एक भी शब्द आज याद नहीं है। बहुत दुख होता है उसके लिए भी मुझे कि मैंने अपनी डायरी को जला दिया था। और उसके बाद मैंने अपनी जो डायरीज़ थी उनको भी जला दिया था, फाड़ दिया था मैंने। क्योंकि जब हम अपनी संवेदनाएं बहुत व्यापक स्तर में लिखते हैं और बहुत सच के साथ लिखते हैं, तो हमारा समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता, आपके सच को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। वो या तो उस पर उंगली उठाएगा, या फिर आपके सामने क्वेश्चन मार्क्स लगाएगा, या उन पर उनको नकारेगा, या उनको झूठा ठहराएगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि फ़िक्शन का रास्ता मैंने अपनाया, शायद इसी वजह से कि आप अपने सत्य को स्वीकार भाव के साथ, कि जो स्वीकारा जा सके, उस शैली में मैं लिखूं। क्योंकि दिक्कतें हैं यहाँ समाज में, स्त्रियों के लिए ख़ास तौर पे हैं। खैर, ये सफ़र इसी तरह चलता रहा, और मुझे लगता है इस सफ़र को, क्योंकि कविताएं भी सुनानी है, तो इस सफ़र को हम कविता के साथ भी जोड़ते जाते हैं। ये मेरी बहुत नई कविता है, मतलब जितनी, जब से मैंने कविताएं लिखी और किताब में है जो मेरी, वो उनमें सबसे नई कविताओं में से है ये। हाँ, सीमा सच का रखना चाहिए था, लेकिन उस उम्र के, उस समय के हमारे अपने भय होते हैं, हमारी अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो हमें वो चीज़ें नहीं करने देती। इतनी हिम्मत भी शायद नहीं होती जितनी आज की उम्र में हिम्मत है, उतनी हिम्मत पहले नहीं होती थी। आप समझ सकती हैं इस बात को, कि जिसके घर में जो माहौल ही ना हो, शब्दों का कोई माहौल नहीं था मेरे घर में, तो उस घर में आप डायरी नहीं रख सकते, क्योंकि ये उस जगह के लिए, उस परिवार के लिए, उस समाज के लिए बहुत बड़ी बात होती है। शालिनी, नमस्कार, थैंक यू। जी, आपने भी, प्रिया, आपने भी डायरियाँ नष्ट की हैं। मतलब है तो दुख ये, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि उसके लिए कुछ स्थितियाँ रही होंगी। जी बिल्कुल। तो मैं आपको ये कविता सुनाती हूँ। आप अपने कमेंट्स तो कर ही रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ। ज़्यादातर आज्ञाकारी और सुशील बेटियाँ इतने ही डर में
अब मैं इसको क्या बोलूँ, इस तरह की इतना आज्ञाकारी और सुशील होना, फिर मुझे लगता है क्या वाकई सुशील और आज्ञाकारी होने की ये कीमत है? तो फिर ये मुझे नहीं पता ये कीमत हमें कब तक चुकानी होगी, और नहीं चुकानी एक्चुअली, पर उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। पर आपने बहुत सही बात बोली है, हम इसी आज्ञाकारी और सुशील के जो टैग में से निकल के जब तक हम नहीं आएंगे, सुशील हम तब भी रहेंगे, आज्ञाकारी तब भी रहेंगे, लेकिन अपना जो है नुकसान किए बिना आज्ञाकारी और सुशील होना चाहिए। वो है अपनी आप को बचाना, वो है अपनी स्त्री को बचाना, वो है अपने कलाकार, अपने अंदर की जो रचनात्मक आपका जो आवेग है उसको बचाना। वो नष्ट हो गया तो भीतर की टूट फूट तो कभी ठीक नहीं होती है, जन्मों लग जाते हैं, तो वो नुकसान तो नहीं करना चाहिए। खैर, मुझे लगता है यहाँ बहुत सारे लोग भावुक हो रहे हैं प्रिया, शालिनी, तो मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ। एक जगह होती है जहाँ सोया जा सके, एक जगह होती है जहाँ सोया जा सके, जहाँ पर छोड़े जा सकें अधूरे काम और अधूरे वाक्य, जिन्हें उलट पुलट कर कोई लज्जित ना करे, न कर सके कोई उनकी चीर फाड़। एक ऐसी भी जगह होती है जहाँ पर टटोलते हुए खुद को पाया जा सके बार बार। कुछ टूटे दरवाजे और खिड़कियों से गुज़रते हुए खोजी जा सकती हैं वह रात और बिस्तर, जहाँ गिरा दी जा सकें रोई हुई आँखें और खड़ी रहे थकी हुई देह। नींद एक सीलन भरी इच्छा को जन्म दे देती तो मैं बचपन की सारी आवाज़ों को अनसुना कर देती, छोड़ देती बार बार बाबा के कमरे में जाना, उनकी बुढ़ाती गंध में लिपटना। लेकिन बदलता कुछ नहीं इस बीच समय लंबा और लंबा होता जाता है। ऐसे ही कितने वसंत खुद को अलविदा कहकर मैं अपने बालों में बारिश छिपाती आई हूँ। तो ये इस कविता को मैंने तब लिखा था जब मैं वाकई ये महसूस करने लगी थी कि वाकई एक जगह स्त्री के लिए होनी चाहिए जहाँ वो फूट फूट कर रो सके, खिलखिला कर हंस सके और दुनिया भर की लज्जाओं से खुद को अलग कर सके। हमारे पास अक्सर स्त्रियों के पास अक्सर स्टडी रूम या पढ़ने की जगह भी नहीं होती। मेरे पास भी नहीं होती थी। मुझे लगता है वो हर स्त्री के पास वो जगह होनी चाहिए। एक ऐसा कमरा ज़रूर होना चाहिए जो उसके रोने, उसके हंसने, उसके लिखने, सिर्फ उसके लिए हो, उसके सपने देखने की जगह हो, जहाँ वो टूट फूट कर आए तो खुद को दोबारा से क्रिएट कर सके। ऐसी जगहें स्त्री के पास होनी चाहिए। ये मायके में घर, इसलिए मायके में कमरा अक्सर पहले, अभी तो खैर समय बदला है थोड़ा, मायके में पहले कमरा इसलिए नहीं दिया जाता था कि आपको तो ससुराल में जाना है, वहाँ आपका, हाँ सही कहा आपने प्रिया, अपना कमरा ससुराल में आपको मिलेगा। ससुराल में इन चीज़ों की भी इतनी कदर कई बार नहीं होती। बहुत सारे अब समझते हैं, मुझे खुशी है वो समझते हैं, लेकिन लंबा रास्ता है बहुत, जिसको बहुत लंबा सफ़र है अभी भी। तो ये होना चाहिए, ये ज़िद एक होनी चाहिए कि आप अपना कमरा किसी तरह से हासिल करेंगे, अपनी टूट फूट के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने ज़िंदा रहने के लिए। तो ये कविता उस जगह के बारे में थी। बिल्कुल ज्योति, बिल्कुल स्त्रियों का अपना कक्ष बहुत ज़रूरी है। मन को थैंक यू तेजराज, सही कहा विपिन। मैंने कुछ गद्य कविताएं भी लिखी थी, उनमें से मैं एक सुनाऊं। मैं मर्म को तो छू सकती हूँ, लेकिन इसकी भी मैंने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है सच के साथ रहना और
ईमानदार रहना इतना सरल नहीं है, बिल्कुल सरल नहीं है। आपको बहुत दुख मिलेंगे, आपको बार बार तोड़ा जाएगा। पता नहीं फिर ये टूटना हम कब तक सहन कर सकते हैं, कब तक। बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। तो अब मैं एक और आपको कविता सुनाती हूँ। मैंने आपको गद्य कविता बोली ना, वो कहाँ चली गई हैं? ये दो छोटी हैं, मैं पहले एक सुनाती हूँ क्योंकि बिना शीर्षक के हैं तो मैं आपको बताऊँगी। हाँ, लग रहा है हम सब साथ बैठे हैं, बिल्कुल। एक फॉर्मल सा जो कविता पाठ होता है, मैं उसको तो बिल्कुल ही सहजता से नहीं ले पाती हूँ। तो मैंने यही सोचा था कि एक अनौपचारिक बातचीत के साथ हम लोग बात शुरू करेंगे और उसी को कैरी करते चलेंगे। और लकीली आप बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स आई हैं यहाँ पर, और मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आप सब आए हो। आपके बिना थोड़ी मैं इतनी बातें कर पाती। तो ये गद्य कविताएं जो मैंने लिखी थी उसमें से मैं आपको दो सुना रही हूँ। मैंने भीड़ को दो तरह से देखा। मैंने भीड़ को दो तरह से देखा, एक अपने कद से ऊंचा उठकर और दूसरा अपनी हैसियत त्याग कर। मुझे आश्चर्य हुआ ये देखकर कि मनुष्य सर से पांव तक एक ही तरह का गुरूर रखता है। ये दूसरी है। मैं कैद हो रही थी। इस कैद ने मुझे अपने जीवन के मूल्यवान नए और बेमकसद पुराने फैसलों से ऊंचा उठना सिखा दिया था। धुन फिर भी धुन थी। उसमें समुद्र के पानी सी लहर और बेपरवाही थी। उसके ऊंचा उठने पर मेरे हृदय में पीड़ा की असहनीय प्रसन्नता बिना रोक टोक तैरती थी। हर प्रेम गीत अपनी आत्मा के छोटे टुकड़े मुझे प्रेम की लंबी यात्रा करने के लिए देता था। मैंने अब गीत गुनगुनाना ऐसे सीख लिया था जैसे प्यास उतरती है गले से, और जंगलों में नंगे पांव दौड़ना भी। मैं देख रही थी प्रेम की एक धुन धीरे धीरे मेरी बाह जकड़ रही है। मैं देख रही थी कि प्रेम की एक धुन धीरे धीरे मेरी बाह जकड़ रही है। यह स्वप्न होता तो ठीक था, यह स्वप्न होता तो ठीक था, लेकिन मुलाकातें वाकई एक लकीर खींच देती हैं दो लोगों के मध्य। थैंक यू ज्योति। एक और आपको कविता सुना रही हूँ। मुझसे कहा गया धर्म पर विश्वास रखो, मैंने पूजा पाठ त्याग दिए। मुझसे कहा गया धर्म पर विश्वास रखो, मैंने पूजा पाठ त्याग दिए और छोटे पौधे रोपने लगी जगह जगह। मुझे नास्तिकों की मित्रता से दूरी के संकेत दिए गए। मुझे नास्तिकों की मित्रता से दूरी के संकेत दिए गए। मैंने दार्शनिकों की किताबों से अपना कमरा भर लिया और बिल्लियाँ पालने लगी। जो लोग दुविधा में जीते रहे, जो लोग दुविधा में जीते रहे, पुरुष में स्त्री और स्त्री में पुरुष को महसूस करते हुए, वे मुझे मौलिक और सैद्धांतिक नागरिक लगे देश के। जबकि मैं रात को सोते समय अक्सर अपने ही अस्तित्व से डर जाया करती थी। मैं स्त्री हूँ, यह बात कई अलग अलग अवसरों पर पता चली मुझे, लेकिन एक दिन मैंने आँखों में चुभती हिंसक, क्षुद्र और अनैतिक चुप्पियाँ तोड़ दी, छोड़ दिए अखबार पढ़ना और इस बात पर भरोसा करना कि प्रेम केवल हृदय में होता है, ओप की कुंजियों में नहीं। अब मेरे पास बहुत विकल्प हैं, केवल एक विकल्प त्याग दिया है मैंने, स्त्री होना। आपके सुंदर सुंदर कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, थैंक यू।
मैंने स्त्री होना त्यागना, बहुत सुंदर। मैंने एक कविता लड़कों के लिए भी लिखी है। उम्मीद है कुछ यहाँ पुरुष होंगे तो वो सुनना पसंद करेंगे इसे। वैसे तो स्त्रियाँ भी सुन सकती हैं। देखिए, सबका अपना नज़रिया होता है। बहुत सारी स्थितियों पर सबके अलग विचार भी हो सकते हैं। मेरा मानना ये है कि बहुत सारी स्थितियों के लिए, ख़राब स्थितियों के लिए पुरुष बेशक ज़िम्मेदार होते हैं, लेकिन फिर भी सारे पुरुष उतने ख़राब नहीं होते, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं। अपनी दृष्टि से मैंने जिन पुरुषों को देखा, मैं उसी दृष्टि से मैंने ये कविता लिखी थी जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। उम्र से ऊबे लड़के नहीं जान पाते अपना आकर्षण, न देख पाते अपनी प्रेयसी को उनके प्रेम में डूबी घुटनों तक। वे नहीं जान पाते कि उनकी उम्र का भरना पिता बनना है उनके लिए। वे नहीं जान पाते कि उनकी उम्र का भरना पिता बनना है उनके लिए। अलस भोर में अंगड़ाई लेते शहतूती लड़के जब देखते हैं अपने जीवन का प्रथम जज्बाती स्वप्न, तो नहीं देख पाते खुद को उस अग्नि में तपता जिसमें से उनके साथ लौटता है उनका बचपन, उनकी छाती के बालों के साथ उगता। प्रेम, स्वप्न और लॉटरी से हारे कुछ लड़के रेल की पटरियों पर सुनते हैं जीवन के उल्लास का आनंद, एक गरीब सी धुन। प्रेम, स्वप्न और लॉटरी से हारे कुछ लड़के रेल की पटरियों पर सुनते हैं जीवन के उल्लास का आनंद, एक गरीब सी धुन, और मान लेते हैं उसे अपनी आत्मा की आवाज़। पटरी पर रख सिक्कों को चपटा कर उनसे दुआ मांगने की नेक सलाह पर अमल करते हैं गेंदे के फूलों से पूछ कर उन्हें जब वो सोते हैं रात के दूसरे पहर की पक्की नींद में, तो कसम से शदाई लगते हैं। खुद के चारों ओर कांच की दीवार बनाए लड़के नहीं जानते कि सबसे सरल है उनके भीतर देखना, कि मन टटोलने के लिए ज़रूरी पारदर्शिता तो खुद के चारों ओर कांच की दीवार। ये रिकनेक्ट हुआ है क्या? मैं दिखाई और सुनाई दे रही हूँ? प्लीज़ आप मुझे बताएं। ये खुद ही रिकनेक्ट हुआ है, पता नहीं कैसे। क्या सब ठीक है? कोई मुझे बताए प्लीज़। जी, थैंक यू शालिनी जी। खुद के चारों ओर कांच की दीवार बनाए लड़के नहीं जानते कि सबसे सरल है उनके भीतर देखना, कि मन टटोलने के लिए ज़रूरी पारदर्शिता तो खुद ही बनाई है उन्होंने। उपेक्षा की तलवार पर छलनी हुए लड़के खुलकर हंसना छोड़ जब कोशिश करते हैं शून्य में देखने की, तो उनके धैर्य में होती है एक संतुलित क्रांति। लड़के फिर भी कभी अकेले नहीं होते, और जो होते हैं वे जानते हैं सपनों को जीना, उनके पूरे होने की अनिवार्यता में वे कभी मरते नहीं, ना पहनते हैं दस्ताने किसी सपने को मारने के लिए। तो ये उन लड़कों को समर्पित कविता थी जो मैंने अपने आसपास देखे, जिन खासियतों को, जिन दुविधाओं को मैंने अपनी नज़र से देखा। ऐसा नहीं है कि सब दुख लड़कियों के हिस्से में ही आते हैं, बहुत सारे दुख लड़कों के हिस्से में भी आते हैं, वो भी छुप छुप कर रोते हैं, उनकी भी कांच की दीवारें होती हैं। सब कुछ वैसा ही होता है जैसे लड़कियों के साथ होता है। लड़कियों के साथ
उनकी देह से जुड़े दुख बहुत होते हैं, उनके मन से जुड़े दुख बहुत ज़्यादा होते हैं। थोड़ा सा ये फ़र्क है और दुख कई बार ये पुरुष ही दे देते हैं। यहाँ ये विडंबना है जब ये दोनों का फ़र्क है। रेयरली ऐसा खैर इस बात को ज़्यादा क्या बढ़ाएं, हम एक का पक्ष ले नहीं सकते, दोनों को ठीक ठहरा नहीं सकते। मैं भी अपनी बात में संतुलन बरतते हुए यही कहूँगी कि हमें इंसान होने के तौर पर लड़का लड़की, स्त्री पुरुष के भेद को भूलकर एक दूसरे के दुख सुख को समझना चाहिए और वक्त के साथ बदलना भी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने कल कुछ किया और हमें आज रियलाइजेशन है तो हम आगे से अपनी चीज़ों को बदल सकते हैं, एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं, क्योंकि प्रकृति कभी रुकती नहीं है। प्रकृति हमेशा चांस देती है, मौका देती है कि आप आगे बढ़िए, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती। मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि छटनी भी होती है इंसान की। हमारे दुख हमें इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमें छटनी करनी होती है। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ इस बात में कि जो इंसान अपनी छटनी से समझ लेता है, अपनी पुरानी चीज़ों को अपने सामने रख ले, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे मैं अपने आप को आईने में दिखाया एक पल के लिए, तेजा अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मेरे लिए ये बहुत सुंदर बात है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। हमें जजमेंटल स्त्री पुरुष के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अब मैं आपको और क्या सुनाऊँ, अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर और आप लोगों के साथ बतिया लूँ। ये कविता सुनाती हूँ। लगाए रखो आग की जब तक भस्म न हो जाए तमस, लगाए रखो आग की जब तक भस्म न हो जाए तमस, सुरक्षित रखो अपनी धारदार हथियार ताकि तुम्हें निहत्था ना लड़ना पड़े। खरीदो थोड़ी प्यास मरने की और सो जाओ चादर में मुंह ढांपे, खरीदो थोड़ी प्यास मरने की और सो जाओ चादर में मुंह ढांपे, मगर रोशन रखो अपने भीतर का अंधेरा भी, क्योंकि बुझने से वो अपाहिज हो जाता है। थोड़ी वहशत रखो सपनों की, थोड़ी वहशत रखो सपनों की, थोड़ी दया अपनी कविताओं के लिए। हर कविता से पहले सोचो अपने कवियों की आंखें, गुप्त रखो उनके संकेत। हर कविता से पहले सोचो अपने कवियों की आंखें, गुप्त रखो उनके संकेत। कुछ दावा करो जीने का, यही छोटी मशालें तुम्हारी आँखों में दिखेंगी जब तुम निशब्द होगे हाहाकार के सामने। ये घुटने नहीं टेकने देंगी तुम्हें, खींच लेंगी तुम्हारा हाथ उम्मीदों को छोड़ने से पहले। ये घुटने नहीं टेकने देंगी तुम्हें, खींच लेंगी तुम्हारा हाथ उम्मीदों को छोड़ने से पहले। ना उम्मीद होना ज़रूरी है एक बार दोबारा उम्मीद की पैदाइश के लिए। विध्वंस ज़रूरी है एक बार पुनः नवीन होने के लिए, मगर दर्द संभाले रखो उसी तरह जिस तरह तुम्हारे पिता ने संभाली हो पुरानी जागीरें। बने रहो चुभता हुआ कांच आँखों में, मसलते रहो तर्क और बेबुनियाद मशवरे, लिखते रहो समय को अपनी देह के पोर पोर पर, उगाते रहो क्रांतियाँ अपनी हाथों की लकीरों पर। मगर सोना तो आँख में पानी भरकर सोना, मगर सोना तो आँख में पानी भरकर सोना, और जागना तो एक भरम तोड़कर जागना। मगर सोना तो आँख में पानी भरकर सोना, और जागना तो एक भरम तोड़कर जागना। दुनिया वैसी बिल्कुल भी नहीं जैसी दिखाई देती है तुम्हें पास से, इसीलिए निर्माण करो उन आँखों का जिनसे देख सको तुम ताजमहल के बनने के बाद कारीगरों के कटे हाथ और चीन की दीवार में दफन मजदूरों की लाशें।
आप सभी अभी तक बने हुए हैं। मुझे लगा कि बीच में से चले जाएंगे कुछ लोग, लेकिन आप सभी लोग बने हुए हैं। ये थैंक यू सो मच। मेरे लिए भी कितनी अच्छी बात है ये। तो एक कविता मैं सुना रही हूँ। ये जब मेरे दादके और मेरे नान के रेफ्यूजी थे। बहुत सारे लोग यहाँ से पार्टीशन के बाद आए थे भारत में। तो उनमें मेरे दाद के परिवार और मेरे नान के परिवार दोनों ही थे। कुछ कहानियाँ मैंने अपनी नानी से बचपन से सुनी थी। पार्टीशन की बहुत भयानक कहानियाँ हैं, सभी जानते हैं, और कितनी कितनी कहानियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि जो कहानियाँ सामने आई हैं सिर्फ उतनी ही कहानियाँ हैं, जितनी पर फ़िल्में बनी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं, सिर्फ उतनी हैं। हर इंसान की मैंने अपनी नानी से बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। हर हर रात की अलग कहानी होती थी, इतनी कहानियाँ हैं। हर रात की जो कितने लोग मरे, हर रात लाशों के आंकड़े अलग होते थे। माफ़ कीजिए, मैं लाशें और आंकड़े शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत असंवेदनशील है ये शब्द, लेकिन ऐसा ही था। इंसान नहीं रह गए थे, लेकिन उस दुख से भी बहुत सारे लोग निकले हैं बाहर। तो ये वो बचपन की छोटी छोटी यादें हैं जो मैंने अपनी एक कहानी एक नूर से सब जग उपजे में लिखी थी। ये संवेदनाएं अपनी, जो कि हरियाणा साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है वो कहानी। और एक ये कविता मैंने लिखी थी। ये कविता प्रियंवत जी की जो पत्रिका आती है कानपुर से, आकार में प्रकाशित हुई थी। मुझे प्रियंवत जी का कहना अभी तक याद है कि कविता उन्होंने कहा था कि मैंने पार्टीशन पर कविता नहीं लिखी है, तो उन्होंने इसको छापा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। प्रियंवत जी जैसा सशक्त कहानीकार, कथाकार, जो मैं उनको लेजेंड्स में मानती हूँ। भारत के उदय प्रकाश जी हो गए, निर्मल वर्मा हुए, इन सब की शैली बहुत अलग है और इनको पढ़ के फिर विदेशों में जाने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। प्रियंवत जी उनमें से एक हैं जो मुझे वो फ़ील देते हैं कि मुझे दूसरे देशों के साहित्यकारों को, लेखकों को, कथाकारों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको पढ़ना फिर भी चाहिए, क्योंकि दायरा हमारा ये नहीं कि हम हिंदुस्तान और पाश्चात्य साहित्य को हम उस तरफ हम जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ संवेदनाएं हैं, अलग अलग संवेदनाएं हैं जहाँ पर मेरा मन करता है मैं जाना चाहती हूँ, अलग अलग परिवेश में जाना चाहती हूँ। हमारे यहाँ बर्फ़ नहीं होती है, मैं उस बर्फ़ को महसूस करना चाहती हूँ अपनी कविताओं, अपनी कहानियों में। मैं इसलिए दूसरी जगहों पर जाती हूँ ताकि मुझे वो माहौल मिल सके। बाकी मैं कविता सुना देती हूँ, हम बातें फिर कर लेंगे। जी शालिनी जी, सच में प्रियंवत जी ने इस कविता को बहुत बहुत मान के साथ छापा था। और ये तब मैं नई नहीं थी जब मैं छपने लगी थी, कविताएं मेरी छपने लगी थी, तब की बात है। तो तब तो मेरे लिए तो बस ऐसे था जैसे मुझे पता नहीं कितना बड़ा आशीर्वाद मिल गया है। तो ये कविता है। मेरा बचपन गले तक भरा है, मेरा बचपन गले तक भरा है रक्तिम विभाजन के ज़ख्मों से। मैंने इतनी कहानियाँ सुनी है नानी से 7 बरस की उम्र से कि अब वो गदराए मृत लोग चुपचाप बैठे रहते हैं मेरी पीठ से पीठ टिकाकर। वो कहते हैं फुसफुसाकर कि रक्त का हर थक्का जम गया था कच्ची सड़कों, चौराहों और सीमेंट के फूलदार झालरों के फर्श पर, जिसकी जात का फंदा टूटा था। हमारे ऊँट जिन पर लदा था मुल्तान के डेरा गाजी खां की हाट को ले जाने वाला सामान। हमारे ऊँट जिन पर लदा था मुल्तान के डेरा गाजी खां की हाट को ले जाने वाला सामान, बढ़िया खजूर, मुनक्का और अखरोट, वे सब भी रक्त के मातम में भीड़ के पैरों तले कुचले जा रहे थे। एक नई दुल्हन थी अर्शी, जिसकी खातिर अरब से पश्मीना मंगवाया था उसके दूल्हे ने मेरे व्यापारी पुरखों से। एक नई दुल्हन थी अर्शी, जिसकी खातिर अरब से पश्मीना मंगवाया था उसके दूल्हे ने मेरे व्यापारी पुरखों से। कहता था इसे पहनकर वो सर्दी में बिरयानी और गोश्त पकाएगी। सिंध नदी के पास के कस्बे से आए उसके व्यापारी मित्रों के लिए। सुबह माँ को सावी चाय
देने जाते हुए इसी शहतूती रंग के पश्मीना से सर को ढकेगी और रात में इसी का पर्दा हटाएगी अपनी भरी छातियों पर से। इन कहानियों को बरसों बीत गए और मैं कविताएं लिखते हुए कभी कभी हल्का दबाव महसूस करती हूँ अपनी पीठ पर। सूरज रोज़ एक तंज करता है कि मैंने कितनी कहानियाँ और अपने पुरखों की पीली आंखें भुला दी। मैं सोचती हूँ, क्या सच में ऐसा हुआ है? ये प्रश्न मैं अपने आप से इसलिए पूछती हूँ कि ऐसा नहीं हुआ है। मैं ब्यौरे भूल गई हूँ, लेकिन मैं वो संवेदनाएं नहीं भूली। अभी भी जब मैं याद करती हूँ अपनी नानी की बातें, तो अभी भी मैं अंदर तक सिहर जाती हूँ।